नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नटसेट अध्ययन में इकाई 10 में हम देख रहे हैं एक साहित्यिक की डायरी। इसमें हम आज जो है वह विशिष्ट और अद्वितीय यह उपशीर्षक देखने वाले हैं। कल हमने वीरकर यह उपशीर्षक पूरा देखा था, उसके अंतर्गत क्या क्या है यह सब कुछ हमने देखा था। और आज हम विशिष्ट और अद्वितीय क्या है यह देखेंगे हम। मैंने अपने मित्र की तरफ स्तंभित दृष्टि से देखा और जब उस बेहोशी से जागा तो मैं मैं क्या कहने जा रहा था। यानी वह मित्र कहता है कि मैं क्या कहने जा रहा था, वो बेहोश हो गया था। तो मैं क्या कहने जा रहा था। मेरे इस प्रश्न को सुनकर मेरा मित्र भी अपनी मूर्छना से जाग उठा और बोल पड़ा, तुम कोई गहरी बात कहने जा रहे थे। यानी मित्र बोल रहा है, लेखक मूर्छित होकर सो गए थे और वह मूर्छा से बाहर आए, तब वह मित्र से कह रहे कि मैं क्या कहने जा रहा था। तब लेखक का मित्र कहता है कि तुम कोई गहरी बात कहना चाहते थे। मैंने उसकी उक्ति में कोई व्यंग भाव नहीं पाया। मैं यांत्रिक रूप से कहने लगा, हाँ कोई गहरी बात। फिर लेखक कहती कि हाँ कोई गहरी बात ही है जो मैं कहने जा रहा था। मित्र मेरी तरफ दुखी होकर देखने लगा। साफ था कि वह उकता चुका है, लेकिन चूँकि मैंने उसकी खूब खातिर तवाज़ो की है, इसलिए अब वह मेरी बातों को सह लेने का धर्म पालन कर रहा है। यानी लेखक ने भी उसकी बातें सुनी है, ये की, इसलिए फिर उसको भी लेखक की बातें सुनना पड़ रहा है। यह भी जाहिर था कि मुझ पर नशा चढ़ गया है, ख्यालों का गरम गीला और तेज़ नशा। यानी लेखक पर कौन सा नशा चढ़ा है, तो ख्यालों का गरम गीला और तेज़ नशा है ख्यालों का। लेकिन चूँकि अब वह चढ़ हो गया है तो उसका मज़ा ही क्या न लिया जाए। सच तो यह है कि मैं अपने से बिना बिना पूछे उसे नशे का मज़ा लिए जा रहा था। और एक क्षण वह आया था, साहित्यकार उसे चरम क्षण कहते हैं, जब मेरी लो लग गई थी। मैं स्तंभित हो गया था। खूब खा पी चुकने के बाद हम जिंदगी की निरखता के बारे में बहस कर रहे थे। वही वैदिक जीवन का क्रम, वही दफ्तर, वही अफसरों वाली बातें, सिनेमा और कुछ इधर उधर की गप, सारिका और मनोहर कहानियाँ, कादम्बनी और ज्ञानोदय खत्म, हमारी ज़िंदगी खत्म, ज़िंदगी में दिलचस्पी खत्म, दिलचस्पी में दिलचस्पी भी खत्म। यानी सब कुछ खत्म सी बातें कर रहे थे। हम सभी खूब पढ़े लिखे थे, इतने इतने भी अपने से बड़ों के लिए लेख और भाषण लिखते थे। यानी सब कुछ जो है पढ़े लिखे थे, बड़ों के लिए लेख लिखते थे और भाषण भी लिखते थे, जो उन्हीं के नाम से रेडियो से ब्रॉडकास्ट होते थे। इस तरह न मालूम कितनों की ही कितनों कितनों ही को मैंने बुद्धिमान बना दिया। यानी लेखक कहता है कि मैंने न जाने कितनों को भाषण, कितनों को लेख लिख कर दिया है और उनके नाम से रेडियो पर वह प्रसारित हुआ। न जाने ऐसे कितने लोगों को मैंने बड़ा किया है, प्रसिद्ध किया है। न मालूम कित न मालूम कितनों को ही मैंने बुद्धिमान बना दिया है। किंतु मैं कौन सी गहरी बात कहने जा रहा था, भूल गया। यह तो बुरा हुआ। बड़ी मुश्किल से तो एक श्रोता फंसा था। आजकल अच्छे श्रोता मिलते कहाँ, यह इम्पोर्टेंट कथन है। बड़ी मुश्किल से तो एक श्रोता फंसा था, आजकल अच्छे श्रोता मिलते कहाँ हैं। सबको अपनी अपनी सुनाने की पड़ी है। सच तो यह है कि इस मौके के बाद न मेरे इस मित्र को फुर्सत रहेगी न मुझे। यह इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। वैसे मुझे हमेशा फुर्सत रहा करती है। फुर्सत निकालना भी एक कला है। गधे हैं जो फुर्सत नहीं निकाल पाते। यानी फुर्सत निकालना, समय निकालना, यह भी एक कला है
और यह हर किसी को यह फुर्सत निकालने की या समय निकालने की, बातचीत करने की कला नहीं आती है। फुर्सत के बिना साहित्य चिंतन नहीं हो सकता। फुर्सत के बिना दिन में सपने नहीं देखे जा सकते। फुर्सत के बिना अच्छी अच्छी, बारीक बारीक, महान महान बातें नहीं नहीं सोचती। यह इम्पोर्टेंट कथन है, महत्वपूर्ण है। फुर्सत यानी जिसके पास समय है वही उसी को सोचने के लिए समय मिलेगा। यदि वो काम में व्यस्त है तो वो काम काज में भी उसका पूरा दिमाग लग जाएगा, तो उसको सोचने समझने का या किसी अन्य बात पर विचार करने का समय ही कहाँ है, फुर्सत ही कहाँ है। फुर्सत के बिना साहित्य चिंतन नहीं हो सकता। यानी फुर्सत है, समय है, तभी आप साहित्य चिंतन कर सकते हो, तभी आप सृजन कर सकते हो। फुर्सत के बिना दिन में सपने नहीं देखे जाते। अभी जिसको फुर्सत है वही दिन में सपने देखेगा। जो काम काज में है वह कहाँ से सपने देखेगा, वह कहाँ से सोएगा और कहाँ से वो अन्य बातों पर विचार कर सकता है। इन सब के लिए फुर्सत चाहिए और उसको पाने की कला चाहिए। यानी इन सब के लिए फुर्सत चाहिए और वो फुर्सत पाने की कला भी चाहिए। तो मैं कला के बारे में बात कर रहा था। इस संबंध में मैं काफ़ी निबंध लिख चुका हूँ। यानी कला के बारे में काफ़ी निबंध लिख चुका हूँ, ऐसा मुक्तिबोध कहते हैं। उनकी प्रशंसा भी हुई है। अगर वह प्रशंसा सही है तो मैं मूर्ख नहीं हूँ। अभी आधार पर मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ, किंतु यह कहते नहीं बनता, क्योंकि मैं मन ही मन यह महसूस करता रहता हूँ कि अगर मैं मूर्ख नहीं तो नालायक ज़रूर हूँ। यानी मुक्तिबोध कहता है कि अगर मैं मूर्ख नहीं हूँ तो नालायक ज़रूर हूँ, या ऐसी ही किसी श्रेणी का एक विचित्र पक्षी हूँ। और इसी तरह कोई बात सोचते सोचते मैं नई कविता या उसके पुराने नाम प्रयोगवादी कविता पर आ जाता हूँ। अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। और इसी तरह कोई बात सोचते सोचते मैं नई कविता या उनके पुरानी, नई कविता का पुराना नाम क्या है तो प्रयोगवादी कविता है, याद रखिए। अ, और इसी तरह की कोई बात सोचते सोचते मैं नई कविता या उसके पुराने नाम, नई प्रयोगवादी कविता पर आ जाता हूँ। यानी नई कविता का पुराना नाम ही प्रयोगवादी कविता है, याद रखिए, मुक्तिबोध कहते हैं। हुआ यह कि एक थे हमारे हमारे ड्यूटी डायरेक्टर किसी ज़माने में वे शिक्षा विभाग में थे। वहाँ से हवा खाते खाते वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी हो गए। पुराने बुजुर्ग और खुराड़। उनके दुर्भाग्य से उनका यह लड़का अखबार 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 नवीस निकला। एक ढीले ढाले और ऊंचे कद का आदमी था, जिसका चेहरा चौड़ा, पीला और दुबला था। भवें घनी और गुद्देदार थी। डट्टी के बीच एक खड्डा था, जिस कारण उसकी दो दो ठुड्डियाँ हो जाती थी। मालूम ब्लेड से चेहरे की हजामत नहीं हो सकती थी। यानी मामूली या जो साधारण ब्लेड से उसके चेहरे की दाढ़ी नहीं हो सकती थी। इतने सख्त और घने थे उनके बाल। यानी चेहरे की जो दाढ़ी थी वह घनी थी, साधारण ब्लेड से नहीं हो पाती थी। और उनमें तीन बातें बड़ी बड़ी मार्क की थी। एक तो यह कि उनके कंधे झूलते थे। अगर एक पैर अगर एक पैर पर जोर देकर खड़ा हो जाए, जैसा कि वह अक्सर करता था, तो वह दूसरे पैर को उससे लपेट सा लेता था। हाथों को मिलाकर उन्हें जांघों में दबा सा लेता था और दोनों कंधों को पास पास लाने की अनजानी कोशिश करता था। तब ऐसा लगता था मानो वह पूरे शरीर को बीच में से ही मोड़ देगा। उसकी दूसरी विशेषता यह थी कि बावजूद अपने ऊंचे कद के वह ज़रा सी बात पर झेपता था। देखने वालों को यह ख्याल हो जाता था कि इस लंबे ऊंचे कद वाले और सख्त बालों के घने जंगल वाले चौड़ेपन में कहीं कहीं तो भी किंतु किसी केंद्रीय स्थान पर नारी बैठी हुई है। उनके दिल में कहीं तो भी कुछ ऐसा ज़रूर है जो अनुचित और अनावश्यक रूप से कोमल तथा सुकुमार है। उनकी तीसरी विशेषता यह है कि
अपने अपने बाप को गाली देता था। यानी उस आदमी की तीसरी विशेषता ये है कि वह अपने पिता को गाली देता था। हाँ, सही सही है कि वह सबके सामने ऐसा नहीं करता था। कुछ लोग थे और वे काफ़ी थे, वह अपना दोस्त समझता था। उसके सामने बस अपने घर की अ, बुरी 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 बातें बताता था और दिल हल्का करता था। तो मैंने उसका जिक्र क्यों किया? वह नई कविता भी लिखता था। वह नई कविता भी लिखता था और उन्हें लेकर वह मेरे पास अक्सर चला आता था। चूँकि उसका व्यक्तित्व विचित्र था और वह अच्छा श्रोता नहीं था, वह जल्दी उगता था। उसकी सबसे बड़ी शत्रु उसकी सबसे बड़ी शत्रु थी उकताहट। या उकताहट इसलिए मेरी उससे ज़्यादा नहीं पड़ती। यानी उकताहट यानी वह सुनने के लिए ज़्यादा देर नहीं बैठता था, इसलिए वह लेखक को उसका गुस्सा आता था। वह लेखक की और उसकी पटती नहीं थी दोनों में। यदि आपको किसी का अच्छा मित्र बनना है तो उसकी बातें सुनने की आदत डाला करो, तो वह खुद में खुद आपका अच्छा मित्र या दोस्त बन सकता है। लेकिन मैं उसको उसको सह जाता था, जिसका यह कारण यह था कि उसका बाप सरकार में ऊंचे ओहदे पर था और मुझे आशा थी कि उस आदमी तक पहुंचने के लिए मुझे न कोई दरार मिल जाएगी। यानी वह उसको रुचि नहीं थी, फिर भी उस मित्र को वो लेखक झेलता था, क्योंकि उसका जो पिता था, वह पिता सरकारी अफसर में बड़ा अफसर था और वह इसके लिए वह उसको मिलने के लिए उस मित्र की दोस्ती करता था। मैं वहाँ तक पहुँच सकूँगा, लेकिन ये सब ख्याल थे। कहाँ तक वे कार्य के रूप में सिद्ध हो सकेंगे, यह दूसरी ही बात थी। एक दिन वह मेरे पास आया और मुझसे बहुत सी किताबें पढ़ने के लिए ले गया। यानी एक दिन वह लेखक के पास आया और बहुत सी किताबें पढ़ने के लिए लेखक के पास से ले गया। उसने कभी उन्हें लौटाने की तकलीफ नहीं की। यानी उन्हें किताबें लेकर गया लेकिन कभी लौटाई नहीं है। सच तो यह है कि पुस्तकें मेरे यहाँ शोभा की वस्तु है। यानी लेखक के पास की जो पुस्तकें वह केवल शोभा की, केवल दिखने की वस्तु है। सुंदर अलमारियों में उन्हें सजाकर रख गया। मेरी पत्नी द्वारा मेरे पास बहुत कीमती ढंग की लगभग 3000 पुस्तकें हैं। यानी लेखक के पास 3000 पुस्तकें हैं। 3000 मेरी कमाई की नहीं, ससुराल के पैसों से आई हुई। यानी 3000 की जो पुस्तकें हैं, वह 3000 की पुस्तकें लेखक के कमाई से नहीं है, ससुराल के कमाई से आई हुई है। उन पर मेरा हक नहीं, पत्नी का हक है। यानी वह उन किताबों पर जो 3000 की किताबें खरीदी है, वह ससुराल के या पैसे से खरीदी हुई है, तो उस पर पत्नी का हक है, ऐसा लेखक कहता है। मैं तो ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ता, खास पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। वैसे इस बारे में मैं आपसे यूं ही झूठ बोल गया था। यूं ही झूठ बोलने में मेरा खास स्वार्थ नहीं था, यह तो आप जानते ही हैं। हाँ, तो जिन जिन चीज़ों पर मालदार और मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी नीरज उसका प्रिय कवि है। यानी वो लेखक के पत्नी का प्रिय कवि कौन सा है, तो नीरज है। यानी लेखक की पत्नी जो है वह, हाँ, तो जिन चीज़ों पर मालदार और मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी नीरज उनका प्रिय कवि है। यानी लेखक की पत्नी का प्रिय कवि जो है वह नीरज है। अ, नीरज कवि प्रिय है, अत्यंत प्रिय का हक था। उनको लेकर यदि मुझ जैसे पति का मित्र लंपत हो जाए, तब आप समझ सकते हैं कि पत्नी की दशा क्या हो। यानी वो नीरज उनका प्रिय कवि है और वह उनकी प्रिय किताबें पति का मित्र यदि लेकर लेकर वह किताब लेकर फरार हो जाए, गायब हो जाए, तो पत्नी किस प्रकार गुस्सा करेगी। यह बात लेखक बताना चाहता है। जिसकी शादी हो गई है वह किस प्रकार पत्नी गुस्सा करती है, वह अच्छी तरह जान लेता है। तब से उस उबड़ खाबड़ दोस्त से मुझे घृणा तो हो गई। उसकी नई नई कविता से भी उसकी नई कविता से भी, इसलिए तमाम नई कविता से मुझे भी घृणा हो गई। ये साले ये साले नए कवि ऐसे ही होते हैं, दूसरों की चीज़ों वापस नहीं करते,
बाद में मैंने सुना। यानी लेखक कहते कि जो साले नए नए कवि ऐसे ही होते हैं जो दूसरों की चीज़ लेकर जाते हैं लेकिन वापस नहीं करते हैं, कि उस शख्स ने अपने से नीचे जात वाली किसी अच्छी खूबसूरत नमकीन कहिए नमकीन लड़की को अपने यहाँ रख लिया। बाद में वह रजिस्टर्ड मैरिज कर ली और यह शहर छोड़कर दूर देश चला गया। यानी बाद में उन लेखक के दोस्त ने किसी नीची जाति वाली लड़की से प्रेम विवाह कर लिया और यह शहर छोड़कर चला गया। किताबें उसने मेरी वापस नहीं की, यानी लेखक की किताबें उसने वापस नहीं की, सो नहीं की। उन पुस्तकों के कारण आज तक मेरा उससे मानसिक संबंध बना हुआ है। यानी उन पुस्तकों की वजह से उन मित्र के साथ मानसिक संबंध लेखक का बना हुआ है। और उसकी नई कविता से भी, इसलिए सारी नई कविता से भी, यानी उस नई कविता से भी और सारी नई कविता से और कवियों से भी लेखक को घृणा हुई है। और मैं आपसे साफ कह दूं कि वह आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहेगा। यानी लेखक का उसको श्राप दे, एक बार कहते हैं कि जिन्होंने मेरी किताबें लेकर गया और लौटा ही नहीं, ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, सुखी नहीं रह सकता, कभी भी नहीं। वह एक पूरी दुखांत कथा होकर रहेगी। कारण यह है कि वह आदमी मिसफिट है। फिट वह हो ही नहीं सकता, यानी वह मिसफिट, किसी ढांचे में खुद को ढालने की कला उसको आती ही नहीं है। और यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वक्त मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि नई कविता उनकी अपनी है जो मिसफिट है, जो न आत्म सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, न बाह्य सामंजस्य। असामंजस्य और असंतुलन में से ही नई कविता का जन्म हुआ। यह इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। यहाँ से मैं फिर से पढ़ता हूँ। नई कविता उनकी अपनी है जो मिसफिट है, यानी जो जीवन में मिसफिट है, जो संतुलित नहीं है, उनकी नई कविता है जो न आत्म सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, न बाह्य सामंजस्य, यानी जो खुद का आत्म सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, ना खुद बाह्य सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। जीवन में केवल असामंजस्य के आधार पर असंतुलन में ही जीते हैं, ही नई कविता का जन्म हुआ। यानी इस प्रकार नई कविता का जन्म हुआ। नई कविता उनकी कविता है जो मिसफिट है, जो न आत्म सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, न बाह्य सामंजस्य। असामंजस्य और असंतुलन में से ही नई कविता का जन्म हुआ। यही इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और उसका तथाकथित जो विद्रोह है वह भी व्यक्ति आधारित है, इसलिए वह भी गोबी के रेगिस्तान में किसी अनजानी खारी नमकीन झील में जाकर खुदकुशी कर लेगा। हाँ, ठीक उसी नौजवान की भांति जो किताबें मुझसे मांग कर ले गया और आप तक नहीं लौटाई। यानी वह लेखक के मित्र ने लेखक की किताबें मांग कर ली और आप तक नहीं लौटाई। भला अपने घर से उसका विद्रोह कभी उसे सफलता और सुख दिलाएगा? असंभव। सफलता के लिए सामर्थ्य नहीं, समर्थन लगता है। यानी सफलता पाने के लिए सामर्थ्य नहीं, समर्थन लगता है। समर्थन ही सामर्थ्य है। इस महान सत्य को भूलकर जो लोग काम करते हैं वे आंधी दीवार से टकराते हैं। आजकल व्यक्तिगत पुरुषार्थ और पराक्रम का कोई मतलब नहीं। इस प्रचंड सत्य को जानना क्या जरूरी नहीं है? बुद्धिमानी इसमें है कि दरारें देखो और उनमें चुपचाप रेंग जाओ और रेंगते हुए ऊंची से ऊंची सतह तक पहुँचो। यह है वास्तविक जीवन कला, समझे। मुझे मालूम है, मैं सारिका और नई कहानियाँ पढ़ता हूँ। यानी वह लेखक कहता है कि मैं सारिका यानी जो सारिका नई पत्रिका है, वह सारिका पत्रिका और नई कहानियाँ पढ़ता हूँ। कि नई कहानी नाम की भी एक चीज़ आ गई है। यह भी इम्पोर्टेंट कथन है। नई कहानी नाम की भी एक चीज़ आ गई है
बुरी बात नहीं है, अच्छी है। लेकिन अगर नई कहानी का मतलब पानी के भीतर घुसकर, उनमें डूबकर फिर आंखें खोलकर देखना है, तो मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक धुंध दिखाई देगी और आंखों को तकलीफ तो होगी ही। वे वे देख भी नहीं सकेंगे। यानी यह लेखक नई कहानी के बारे में कहते कि जिस प्रकार पानी के अंदर घुस जाओ या पानी के अंदर तैरने के लिए जाओ और पानी के अंदर डूबोगे, तब आंखें खोलो, तब जिस पर जो भाव जो आंखों को तकलीफ होगी वही नई कहानी को देखकर या पढ़ने कर हो सकती है, ऐसा लेखक कहते हैं। हाँ देखा हाँ हाँ देख चुकने का अ, हाँ देख चुकने का स्वांग भले ही करे, नई कहानी के मतलब को नए ढंग की धुन से अलग किया जाए। क्या मैं इस वक्त झूठ बोल रहा हूँ? और मेरा तो अपना यह ख्याल है कि वह मेरा बेढंगा दोस्त अगर नई कहानी नई कविता लिखता था तो ठीक ही करता था। वैसी कविता पर्सनल सिचुएशन की वैयक्तिक प्रसंग प्राप्त और प्रसंगग्रस्त मनोदशा की कविता है। यानी नई कविता जो है वह नई कविता कौन सी है? तो नई कविता जो है वह पर्सनल सिचुएशन की वैयक्तिक प्रसंग प्राप्त और प्रसंगग्रस्त मनोदशा की कविता है नई कविता। लेकिन चूंकि वैसे वैयक्तिक प्रसंग अनेकों के हो सकते हैं और होते हैं, भले ही कुछ लोग उन्हें छुपा जाए, तो उनको एक सामाजिक अर्थ और महत्व तो प्राप्त होता ही जाता है। कवि उस प्रसंग स्थिति में बद्ध रहकर उनके उसके भीतर से संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं करता है, किंतु केवल संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं तो किसी भी प्रसंग स्थिति का संपूर्ण वस्तु सत्य नहीं हो जाती। कथाकार यदि सचमुच जीवन का गहरा और व्यापक ज्ञान रखता है, तो वह प्रसंग स्थिति में बद्ध मनुष्य की संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं को ही महत्व नहीं देगा, वरन उस स्थिति से संबंध रखने वाले जो वस्तु सत्य है उनको बनाने वाले तत्वों पर, अर्थात व्यक्ति स्वभाव की विशेषताओं, वास्तविकताओं की पेचीदगियों और अब तक चलते आए इन सब के विकास क्रम पर, या इन सब पर अवश्य ही ध्यान देगा। यानी लेखक कहता है कि कथाकार यानी कहानीकार यदि इस वास्तविक जीवन को जानता है, तो वो केवल वो वास्तविक जीवन के प्रसंगों को नहीं बताएगा, उन प्रसंगों को उपस्थित करने वाली जो स्वभाव है, व्यक्ति का विशेषता है, उसको भी वह सामने रखने का प्रयास करेगा। प्रसंग स्थिति के वस्तु सत्य के सारे ताने बाने कलात्मक प्रभावशाली रूप से भोंडे ढंग से नहीं प्रस्तुत करेगा, और इस प्रकार व्यक्ति समस्या को मानव समस्या बनाकर एक व्यापकतर पार्श्वभूमि में उसे उपस्थित करेगा। वैसा करना चाहिए। देखिए, मैंने कैसी शब्दावली आपको पिलाई, लेकिन ध्यान रखिए कि मैं समीक्षक होने का भी दावा कर सकता हूँ, करता ही हूँ। यानी लेखक खुद को समीक्षक होने का दावा, यानी खुद को समीक्षक हो कहता है। आखिर कौन नहीं करता? हम सब एक दूसरे के समीक्षक है, यानी हम सब एक दूसरे के समीक्षक है, याद रखिए। हाँ, तो मुद्दे की बात पर आइए कि नई कहानी में आधुनिक मानव, यही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मुद्दे की बात आइए कि नई कहानी में आधुनिक मानव, इसका मतलब चाहे जो लीजिए। यानी नई कहानी में आधुनिक मानव चित्रित है, इसका मतलब जो चाहिए वह लीजिए, प्रगतिवादी अर्थ मत लीजिए। कि जो विचित्र मनोदशा है उसका अगर आप उनके सारे संदर्भों से काट कर, उनके सारे ब्राह्मण सामाजिक पारिवारिक इत्यादि संबंधों से काट कर उस मनोदशा को मानो उधर में लटक कर चित्रित करोगे, तो मनोदशा के नाम पर कहानी में एक धुंध समा जाएगी। कहानी में अगर सिर्फ भीतरी धुंध हो और सिर्फ वह रहे और उसी की इतनी प्रधानता हो कि वस्तु सत्य के संवेदनात्मक चित्रों का प्राय लोप हो जाए, तो आप वही गलती करेंगे कि जो मेरे ख्याल से नई कविता ने
कि कविता की कला कथा की कला से अधिक अमूर्त तो वैसे ही होती है, इसलिए संभवतः उनमें से बातें खप भी जाती है। किंतु कहानी में यानी मैं यह चाहता हूँ कि साहित्य में मानव की पूर्ण मूर्ति वह फिर जैसी भी हो स्थापित हो, यानी लेखक कहते हैं कि साहित्य में मानव की पूर्ण मूर्ति स्थापित हो, किसी प्रकार की क्यों न हो, तभी हम अपनी झलक उनमें देख सकेंगे। अगर नई कहानी या कोई भी कहानी वैसा नहीं करती तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं है। यानी लेखक कहता है कि कहानी हो या पुरानी कहानी हो या नई कहानी हो, वह मानव के व्यक्तित्व को या इंसान को स्थापित नहीं करती या दिखाती नहीं, तो वह कहानी या साहित्य उचित नहीं है। मैं तो सिर्फ एक खतरे की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूँ। अब आप जान गए होंगे कि मैं किस कदर यह चाहता हूँ कि खूबसूरत लड़की को भगाकर ले गए उस पीले चौड़े चेहरे और ऊंचे कद वाले की पूरी जिंदगी साहित्य में तस्वीर बनकर खड़ी हो जाए। यानी लेखक कहता है कि जो लेखक का मित्र जो है लेखक लड़की को भगाकर ले जाकर शादी करके घर बसाए, तो वह किस प्रकार साहित्य में खुद की तस्वीर खड़ा कर सकेगा। यानी वो खुद के जीवन में भी अस्थिर है, तो साहित्य में वह कैसे स्थिर हो जाएगा। ऐसी तस्वीर जिसमें अपनी भी झलक हमें मिली। क्योंकि मैं सच कहूँ आज मैं सच कहने पर आमादा हूँ कि मुझे बराबर यह लगता रहा है कि अ, उसने जो कुछ दि, उसने जो कुछ किया है वैसा उस हालात में कोई भी कर सकता था। मैं होता तो मैं भी करता। हाँ, यह ठीक है कि उच्च कुल जाति नाम की लड़की से उसने विवाह नहीं किया और इस प्रकार उसने सफलता के रास्ते तैयार कर लिए, लेकिन यह ऐसी औरत से तो बरी रहा जो अपने पिता की शान रोब अपने खानदीब पर गालिब करती है और पति वैसा होने भी देता है, क्योंकि सुविधा और खुशहाली का रास्ता भी वही देता है। यानी वो कहता है कि यदि हमारी अरेंज मैरिज हो जाए तो वह पत्नी जो है वह घर से आते समय जो भी दहेज है वह साथ लेकर आ गया और वह उसका एक अलग ही रुबाब होगा, तो उससे वह मित्र लेखक का बचा है। एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेखक कहता है कि एक बात बताता है, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कामयाबी हासिल करने में नुक्से से डर लगता है। यानी कामयाबी हासिल करने में जो भी प्रयास है, जो भी नुक्से हैं, वह आजमाने में डर लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नुक्से को सीखना नहीं पड़ता, वे आप ही आप आ जाते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके नुक्से या नुक्से कामयाबी के नुक्से को या सफलता के नुक्से को सीखने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप उसमें आ जाते हैं। हम ज़माना अपने अपने ढंग से कामयाब लोग तैयार करता है, ये बात सही है। हर ज़माना जो है हर ज़माना अपने अपने ढंग से कामयाब लोग तैयार करता है। बहादुरी के ज़माने में, तलवारबाजी के ज़माने में हम सरीखे आदमियों की ज़रूरत थी और ऐसे लोग अपनी इज्जत लेकर अंधेरे में डूबे हुए आज के ज़माने में ऐसे लोग नाकामयाब होने के लिए जिंदा है। तो ऐसे एक मिनट रुकिए, ज़रा सा तकलीफ हो रही है पढ़ने में मुझे। असल में ये सब फ्रेंटेज इंडिविजुअल्स है, वैफल्यग्रस्त व्यक्ति है। हाँ, हाँ, यही सही है कि किसी का वैफल्य दिखाई देता है और किसी का नहीं। वैसे ऊपरी तौर पर संतुलित सब है। यह अच्छा है या बुरा मैं नहीं जानता, क्या मैं नाम लूँ? मान लीजिए श्री क जो उपन्यासकार, यानी लेखक कहता है कि एक व्यक्ति है जो उसका नाम क है, जो उपन्यासकार कवि कहानीकार तथा समीक्षक और संपादक रह आए हैं। बाल बच्चेदार आदमी होते होते तो वे वैफल्य की
दीर्घ जीवन यात्रा करके उत्तम उत्तम रत्न हिंदी साहित्य को न देते। यानी बाल बच्चे वाले होते तो हिंदी साहित्य को अनमोल रत्न नहीं दे सकते थे, वो बाल बच्चों में ही रह जाते थे, उनका ही वह सब कुछ देखते थे, तो वह साहित्य लिखने में या साहित्य में योगदान देने के लिए समय ही कहाँ रहता। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। वे हिंदी काव्य में आधुनिकतावाद के शिकर भी न होते। संभवतः व्यक्तिबद्धता यह पंडित रामचंद्र शुक्ल की भाषा है। यानी ये रामचंद्र शुक्ल के बारे में कह रहे हैं कि वे एक सुंदर उदाहरण भी न होते। और लीजिए, उत्तर प्रदेश के एक तीर्थ स्थान में रहने वाले एक हमारे मित्र हैं, यानी उत्तर प्रदेश के एक तीर्थ स्थान में रहने वाले लेखक के मित्र हैं, विभूति है, प्रख्यात है, नई कविता के शिरोमणि हैं, विशृंखल छंदात्मकता में रचना करते हैं, सुंदर किंतु गोपाल चित्र प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए कि वे बाल बच्चेदार आदमी होते तो उनकी प्रतिभा व्यापक कोमल भावना या करुणा अथवा ऐसे ही किसी भाव में बदल जाती। एक मित्र यानी वह कहते हैं कि बाल बच्चे वाले होते तो वह इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, यानी बाल, ये बात सही भी है। घर गृहस्थी में इंसान यदि रहता है तो उनको घर गृहस्थी के ही कामों में या घर गृहस्थी के ही समस्याओं में उलझा रहता है इंसान। एक हमारे मित्र बहुत दिनों से राजधानी में रहते हैं, यशस्वी है, कटुता, क्रोध और वैफल्य उनकी विशेषता है। फिर भी उन्हें अच्छी तरह जानने वालों को मालूम है कि वे कितने प्यारे हैं। मान लीजिए कि वे भी बाल बच्चेदार आदमी होते तो मैं आपसे कहूँ कि उसकी कटुता, क्रोध और वैफल्य का रंग निराला होता। मैं माने लेता हूँ कि उनका यह स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव का रंग जरूर बदला हुआ होता। पंत जी से लेकर अद्यतन नवीन कवियों की चरितावली देख लीजिए तो पाएंगे कि अधिकतर लेखकों में नितांत वैयक्तिक स्तर पर वैफल्य भावना है। भले ही उनमें से कुछ अमेरिका आए हो, जिसका कारण संभवतः यह है कि ये विवाहहीन हैं, या जिनकी औरत मर गई है, या बाल बच्चेदार वे नहीं है। यानी वे कहते हैं कि जिसने विवाह नहीं किया, जो घर गृहस्थी में नहीं जुड़ा, जिसके बाल बच्चे नहीं है, वही साहित्य में कुछ अच्छा कर सकता है। कहने का मतलब यह है लेखक का। संक्षेप में, हाँ, इस शब्द का प्रयोग मुझे ज़रूर करना चाहिए क्योंकि सार रूप में मैं कोई बात नहीं कह सकता। इन महोदयों के जीवन में जिसे पारिवारिक सुख कहा जाता है वह नहीं है। कारणों की तरफ मत जाइए, वह अपनी अपनी धारणा और कल्पना का विषय है। इस प्रकार वह सिर्फ अपने लिए रह रहे हैं, यानी यह सिर्फ अपने लिए रह रहे हैं। जैसे कहा जाए तो ना कोई रोने वाला, ना कोई रोने वाला, उसी प्रकार की स्थिति है। क्या यह अतिशयोक्ति है? वैसे अपवाद तो हो ही सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इनका आधुनिक मानव पारिवारिक व्यक्ति नहीं होता। मैंने रिवॉल्यूशन की बात कह दी है, लेकिन उनसे मुझे डर लगता है, क्योंकि आप सब मिलकर मुझे पीटेंगे। और जो पारिवारिक व्यक्ति है उनमें कहीं न कहीं आधुनिकता में कमी है, या ऐसा ही कुछ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल से इनका कारण यह है कि विवाह उपरांत अपनी स्त्री को जच्चा खाने में भर्ती करना पड़ता है, महंगाई पर सोचना विचारना पड़ता है, स्कूल में मास्टर साहब को दरखास्त देनी पड़ती है कि मेरी लड़की किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं आ सकेगी। लड़कों लड़कियों के विवाह के संबंध में पहले से ही सोच कर रखना पड़ता है, कमाई बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है, दूसरों से सहायता लेने के लिए विवश होना पड़ता है। अभी यहाँ पर लेखक जो है विवाह न करने के फायदे बता रहा है और विवाह करने के नुकसान बता रहा है। तो ऐसा इसलिए कि
ये मेरे ख़्याल से इनका कारण यह है कि विवाह उपरांत यानी विवाह हो जाए तो वह फिर पत्नी आ जाती है, फिर पत्नी आ जाए तो घर गृहस्थी में सामान लाना पड़ता है, फिर महंगाई का प्रश्न उपस्थित हो जाता है, फिर महंगाई पर सोचने पड़ता है, इतना महंगा सामान हुआ है, इन महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। फिर बाल बच्चे हो जाते हैं और बाल बच्चे होने के बाद स्कूल में मास्टर साहब को दरख्वास्त देनी पड़ती है कि मेरी लड़की किन किन कारणों से, कुछ कारणों से स्कूल नहीं आ सकेगी। फिर वह एक समस्या, फिर लड़कों और लड़कियों की यानी फिर लड़के हो जाए, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे, वह बड़े हो जाएंगे और फिर बड़े हो जाने के बाद फिर उनके विवाह के बारे में सोचना पड़ता है, फिर कमाई बढ़ानी पड़ती है, पैसा जमा करना पड़ता है, पैसे की बचत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। यहाँ पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी शादी न करूँ। इसलिए उनमें दया, ममता, करुणा, वात्सल्य, कर्तव्यबोध, विवशता के यानी फिर इस पारिवारिक समस्याओं के कारण उसमें दया, ममता, करुणा, वात्सल्य, कर्तव्यबोध, विवशता के भाव होते हैं। और इसके अलावा इन्हें हर कदम समाज के दर्शन होते हैं, यानी समाज के दर्शन होते हैं, क्योंकि वह विवाह हो जाए या तब फिर वो समाज से हर रोज़ उनका पाला पड़ता है। उस समाज के जो संगठित है, विभिन्न संस्थाओं में व्यक्त और कार्यशील है, वह उन्हें डॉक्टर के रूप में, दुकानदार और पोस्टर मास्टर के रूप में, मकान मालिक के रूप में निरंतर भेंट देता रहता है। यानी कुछ कोई ना कोई काम, जैसे दुकानदार एक समाज का ही व्यक्ति है, समाज में रहता है, तो दुकान पर सामान लाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पोस्टर मास्टर के पास जाना पड़ता है, तो वह समाज में उसका संपर्क आते रहता है। वह उनके यदि विवाह नहीं हो जाएगा, अकेला इंसान है, तो बच्चे नहीं होंगे, फिर स्कूल पर जाने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा उसको। लेकिन कहा जाए तो वह अकेला व्यक्ति है, फिर भी उसको दुकानदार के पास जाना ही पड़ता है। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। के रूप में, मकान मालिक के रूप में निरंतर भेंट देता रहता है। वह उनके लिए प्रत्यक्ष अनुभव और वास्तविक संवेदनात्मक प्रतिक्रिया का विषय है। उनके लिए यह केवल परिवेश या परिधि नहीं है, वरन ऐसा जीता जागता वस्तु सत्य सत्य है जिसका अंग रूप वे स्वयं हैं। अगर वे सब मिलाकर उसकी परिस्थिति है तो वह उनसे मिलकर किसी तीसरे की परिस्थिति है, और वे सब परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। यह उसे अपने व्यावहारिक जीवन में मालूम हो जाता है। समाज उसके लिए भीड़ भड़के का नाम नहीं, यानी समाज जो है वह भीड़ भड़के का नाम नहीं है, वह समाज से ऊब नहीं जाएगा, वह भीड़ से ऊब नहीं सकता, क्योंकि वह उसको प्रयास होता है। वह वह अमूर्त कल्पना भी नहीं, क्योंकि उसके लिए पेंशन और प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था भी वह करता है। इसलिए समाज उसके लिए जीवंत और स्पंदनशील वस्तु है। उस समाज के बिना न उसका गुजारा हो सकता है, न उसके बच्चों की शिक्षा, न उसका विवाह, न उसकी नौकरी, अपने और अपने परिवार की अस्तित्व रक्षा युद्ध में भी उसे समाज ही से अनेक स्रोतों और माध्यमों द्वारा सहायता मिलती है, यानी वो समाज से ही उनको सहायता मिलती रहती है। किसी को भी समाज ही के इस प्रत्यक्ष बोध के कारण उसे जनता को ढोर कहने का और भीड़ कहने का साहस नहीं होता। अपने बाल बच्चों को लेकर वह लाखों और करोड़ों में खोया हुआ रहता है, और उसका उसे उसे बुरा नहीं लगता, उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वे लाख करोड़ों उस जैसे होते हैं। उन्हीं से वह सुख और दुख, अच्छाई और बुराई, न्याय और अन्याय, आदर्श और यथार्थ, गुण और दुर्गुण का बोध करता है, संघर्ष और मैत्री का भाव धारण करता है। बाल बच्चेदार होने पर ही मनुष्य की असंग अहंकारिता काफ़ी हद तक अ, घिस जाती है। यह इम्पोर्टेंट कथन है। बाल बच्चेदार होने पर ही मनुष्य की असंगत अहंकारिता काफ़ी हद तक घिस जाती है। यह इम्पोर्टेंट कथन है। किंतु हमारे अधिकांश कवि अद्वितीय हैं। वे स्वयं इस अद्वितीयता की रक्षा करते हैं। यूँ कहिए कि इस अद्वितीयता के कारण ही वे कवि है। मैं यह नहीं कहता कि अद्वितीयता उनका दोष है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अद्वितीयता की
जो परिभाषा इन कवियों ने अपने लिए छांट कर रखी है वह गलत है। वे अपने असंग संवेदनशील प्रतिभाशालीत्व को अद्वितीयता कहते हैं। और मैं यह कहता हूँ कि समय पर विवाह न होने से एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगता है ज़रा सा। समय पर विवाह न होने से उनके सुकोमल तंतुओं का विस्तार नहीं हुआ है और वे सुकोमल तंतु समाज की विभिन्न संस्थाओं से, समाज के विविध रूपों से घनिष्ठ रूप से जुड़ नहीं पाए। इसलिए समाज का वास्तविक प्रत्यक्ष संवेदनात्मक बोध समाज के भीतर व्यक्ति मानवता जो उसकी विभिन्न संस्थाओं के भीतर से ही किसी न किसी मात्रा में व्यक्त होती है। यह हार्दिक परिचय उन्हें नहीं है, इसलिए वे मुक्त हृदय भी नहीं है। जीवन में अत्यंत सारभूत सुकोमल अनुभवों से वे बच गए। उनके लिए समाज केवल आत्मप्रेक्ष रेत का ढेर है, भीड़ भाड़ है, ढोरों की खड़फट है, करती हुई भीड़ है। अगर कितना बचा है देखेंगे, थोड़ा सा है। मैंने यह कह दिया कि मैं इस वक्त झूठ बोलने के मूड में नहीं हूँ। सूत्र कहने पर आमादा हूँ, लेकिन इससे मेरी कही हुई बात बिल्कुल सच नहीं हो जाती। उसमें झूठ का कुछ न कुछ अंश अवश्य ही मिला रहता है। उदाहरण लीजिए, मैंने एक बहुत धनी परिवार देखे, यानी लेखक कहता है कि मैंने बहुत धनी यानी बड़े पैसे वाले अमीर परिवार देखे, जिसमें विवाहित व्यक्ति को समाज दिखाई तो देता है, लेकिन इस तरह नहीं जैसे साधारण मध्य वर्ग को दिखाई देता है। यानी उस या अमीर जो पैसे वाला परिवार है या जो अमीर परिवार है उन व्यक्ति को समाज दिखाई देता है, लेकिन जो मध्यवर्गीय व्यक्ति को समाज दिखाई देगा वह अमीर व्यक्ति को नहीं दिखाई दे सकता। उनके यहाँ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, अफसर सब आते हैं, सब उनके कृपा पात्र हैं। समाज उनके लिए अपने प्रभुत्व की वस्तु है और उनके व्यक्ति खरीदने की चीज़ है। और डॉक्टर, टीचर इत्यादि बिकने के लिए तैयार है, जिनमें लेखक भी तो शामिल है। यानी जो अमीर व्यक्ति है वह टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर इन सभी को खरीदता है और वह बिकने के लिए तैयार है और वह खरीदता है, तो लेखक भी उसी श्रेणी में आता है। यानी कहा जाए तो ये बात सही है। एक कहा जाए तो एक मुझे याद आ रहा है, जैसे कि जो बड़े बड़े लोग कोई आलेख लिखते हैं, शोधालेख लिखते हैं, वह किसी और को पैसे देकर वह शोधालेख लिख कर लेते हैं। यह मैंने देखा है। ऐसे लोगों के लिए, यानी लेखक के बारे में कह रहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए समाज किन रूपों से व्यक्त होता है, वे चाहे विवाहित हो या अविवाहित, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे अद्वितीय लेखक तो समाज को खरीद नहीं सकते, यानी लेखक जो है समाज को खरीद नहीं सकते। ऐसे लेखक के पास उतना पैसा ही नहीं है। मैं तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि ऐसे अगर बाल बच्चेदार होते तो संभवतः उनके व्यक्तित्व का सामाजिकरण अधिक होता। फिर भी मेरे कहने में अतिशयोक्ति, अतिरंजना एकत्रित हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब सब इस बात पर सोचें कि क्या नई कहानी में पात्रों को असंग भावनात्मक ही परिलक्षित होनी चाहिए। हाँ, यह सही है कि असंग भावात्मकता का यही कारण केवल लेखक विवाहहीन संतानहीन स्थिति में नहीं खोज सकता। वैफल्य तरह तरह के होते हैं, संभवतः उनके मूल इस वैफल्य की भूमि में समाये हैं। इसलिए मेरी बहुत सी बातें यूँ ही कह जाती है, फिर भी आप उन पर सोचें और
यदि वे गलतफहमी में गलत है तो मुझे दिखा दे, किंतु मेरा ख्याल है कि ये सब बातें गलत नहीं है। अवश्य ही मेरा ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि आखिर क्या कारण है कि पारिवारिक व्यक्ति, यद्यपि उनकी संख्या हिंदी में निसंदेह अधिक है, विशेषतः मौलिक नहीं है। यानी वह पारिवारिक व्यक्तियों की संख्या हिंदी साहित्य में अधिक है, लेकिन वह मौलिक संख्या में नहीं है। ये बात सच भी है। जैसे कि जो गिने चुने जिसके बाल बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, खुद अकेले है, उसमें से वह व्यक्ति महान ही है। जैसे कहा जाए तो अ, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने शादी नहीं की थी, बाल बच्चेदार के नहीं थे, घर गृहस्थी जो ऐसे आजकल कहा जाए तो आजकल के पंत प्रधान भी वहाँ उनका भी घर गृहस्थी नहीं है। तो खैर छोड़ो। मौलिकता से मेरा मतलब अद्वितीयता से है, चमत्कार पूर्णता से है, ऐसी विशेषता से है जो उन्हें सबसे भिन्न करके पृथक स्थापित कर देती है। संभवतः इसका एक कारण यह है कि अत्यधिक मूर्खता की उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती, या यह भी संभव है कि चूंकि उन्हें किसी न किसी हद तक कामकाजी आदमी बनना पड़ता है, इसलिए वे कला के विशेष संवर्धन और विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं होते, या यह भी संभव है कि वे स्वयं छिछले और सतही ढंग की प्रतिक्रिया करने वाले लोग हो सकते हैं। किंतु इस बात की भी संभावना है परिवार भरण पोषण की समस्या से ग्रस्त होकर जो अस्तित्व संघर्ष ऐसे भाव समुदाय उत्पन्न करता है जो आधुनिक भावबोध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, और जिस लेखक का भाव समुदाय आदि भावबोध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति का महत्व तो यूं ही रह जाता है। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर रुकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।